अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। सोचिए अगर हमारे पास एक ऐसी घड़ी हो जो कायनात के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा सके, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। एक ऐसी घड़ी जो कशिश शकल से 10 खरब गुना कमज़ोर कुव्वतों को भी महसूस कर सके। हम ये जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश शकल सबसे कमज़ोर फोर्स है, और अगर उससे भी 10 खरब गुना ज़्यादा कमज़ोर फोर्स को, कुव्वत को वो डिटेक्ट कर सके, तो ये कितनी ज़बरदस्त अचीवमेंट होगी। ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं, बल्कि आज के साइंसदान थोरियम 229 नामी एक नायाब एटम के ज़रिए ये करिश्मा हकीकत में बदलने जा रहे हैं। ये है न्यूक्लियर क्लॉक। आपने एटॉमिक क्लॉक का तो सुना होगा, लेकिन अब हम एटॉमिक क्लॉक से भी आगे न्यूक्लियर क्लॉक की बात कर रहे हैं। एक ऐसा आला जो वक्त की पैमाइश से बढ़कर कायनात के बुनियादी ढांचों को एक्सप्लेन करने की ताकत रखता है। तकरीबन 100 बरस से मुहक्किकीन डार्क मैटर की असल को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा नादीदा मादा है जो ना रोशनी से इंटरेक्ट करता है और ना ही हमारे इंस्ट्रूमेंट से किसी किस्म का इंटरेक्शन तामुल रखता है। इसलिए हमारी आंखों और मौजूदा आलात से ओझल रहते हैं। फिर भी साइंसदानों को यकीन है कि ये कायनात के कुल मैस का तकरीबन 27% है। कहकशाओं की गर्दिश, कायनाती ढांचे की तश्कील और बिग बैंग के बाद के इर्तिका में इसका अहम किरदार है। मगर अब तक किसी भी बराह रास्त तजर्बे में इसकी मौजूदगी साबित ना हो सकना एक अलमिया है। साइंसदानों ने इस मामले को हल करने के लिए बेशुमार तरीके आजमाए। हमने इन पार्टिकल्स को बनाने के लिए एक्सेलरेटर, हाई स्पीड हाई एनर्जी पार्टिकल एक्सेलरेटर का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये ज़रात पैदा ना कर सके। ज़ेरे ज़मीन डिटेक्टर्स बनाए जो कि इसकी फर्जी ताबकारी को ढूंढ सके, लेकिन यहाँ पर भी हमें कामयाबी ना हो सकी। लेकिन डार्क मैटर अब भी पर्दे में है। माहरीन का ख्याल है कि ये रोशनी के बजाय मादे की बुनियादी खवास में बारीक तब्दीली पैदा कर सकता है। तो जहाँ पर हम रोशनी पर, फोटॉन्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम डार्क मैटर को देख सकें, वहाँ पर हमें मादे की तब्दीलियाँ, जो मादे की बुनियादी खवास में जो प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली हैं, उसको भी देखना होगा। वो भी इतनी नाजुक के मौजूदा आलात उन्हें बराह रास्त मेयर नहीं कर सकते। तो जो चेंजेस मैटर की प्रॉपर्टीज़ में इतनी छोटी हो रही हैं जिसे ये पैदा करता है, लेकिन हम मेयर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हमें सेंसिटिव क्लॉक्स चाहिए। यहाँ आता है न्यूक्लियर क्लॉक। न्यूक्लियर क्लॉक एक आम एटमी घड़ियाल से, जिसे इलेक्ट्रॉन क्लॉक भी कहते हैं, एटॉमिक क्लॉक भी कहते हैं, उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। ये बहुत ज़्यादा छोटे पैमाने पर वक्त की तब्दीली को नापता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुरुस्त होती है। जबकि एटॉमिक क्लॉक में बरकी मुदाखलत से रीडिंग मुतासिर हो सकती है। इसके बरअक्स अगर घड़ी एटम के न्यूक्लियस पर बेस कर रही हो, तो यहाँ पर किसी किस्म की चेंजेस नहीं आ सकती। तो जब हम एटॉमिक क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो हम एटम के इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, यानी हम न्यूक्लियस के बाहर हैं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर क्लॉक की, तो इसका मतलब यह है कि हम न्यूक्लियस को अब एक्साइट कर रहे हैं। और जब हम न्यूक्लियस को एक्साइट कर रहे हैं, तो क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसे चेंज नहीं कर सकती। यही वजह है कि थोरियम 229 का नायाब आइसोटोप अब साइंसदानों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। इसका जो न्यूक्लियस है वो उस वक्त एक्साइट होता है जब ये गैमा और एक्स रेज को एब्जॉर्ब करता है। जबकि हमें पता है कि बाहर के एटॉमिक क्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन को, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करने के लिए रोशनी देनी पड़ती है। विजिबल लाइट एक रेडिएशन है जो कि हम दे सकते हैं। लेकिन अब हमें एक ऐसा आइसोटोप मिला है, जो कि थोरियम का एक ऐसा आइसोटोप मिला है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एक्साइट हो सकता है, यानी वैक्यूम अल्ट्रावायलेट लेज़र पर, जो कि बहुत कम एनर्जी रखता है। तो 1976 में माहरीन ने दरियाफ्त किया कि थोरियम 229 का न्यूक्लियस गैर मामूली तौर पर कम तवानाई की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रखता है। इसका मतलब यह है कि आम लेज़र और कमज़ोर अल्ट्रावायलेट शुआ भी इसे ऑसिलेट करवा सकते हैं। ये एक मुनफरद खसूसियत है। इसे दुनिया की पहली न्यूक्लियर क्लॉक का दर्जा हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये उसका उम्मीदवार है, यानी एक झूला है और उसको हम अगर सही वक्त पर धक्का दें और वो ऊपर से नीचे तेज़ी से आए, वैसे ये न्यूक्लियस
दो हालतों में ऑसिलेट करता है, एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है, और इसके बीच में ये झूला ऑसिलेट करता है। लेकिन इस झूले की दुरुस्त फ्रीक्वेंसी मालूम करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तकरीबन 50 साल तक ये मुमकिन ना हो सका। बिल आखिर गुज़श्ता साल दो बड़ी पेशरफ्त हुई। जर्मनी के नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट पीटीबी ने इसकी निस्बतन दुरुस्त पैमाइश की, और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने तो कमाल ही कर दिया। उनकी टीम ने इससे लाखों गुना ज़्यादा बेहतर बना दिया। तो जो उन्होंने पहली टीम ने फाइंडिंग की, उसको भी लाखों गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्होंने उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया। ये संग मील वो बुनियाद है जिस पर मुस्तकबिल की न्यूक्लियर क्लॉक की घड़ी बनने जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये घड़ी डार्क मैटर का सुराग कैसे लगाएगी। साइंसदानों के मुताबिक अगर डार्क मैटर वाकई इर्द गिर्द मौजूद है तो उसकी वेव नेचर एटमी मास में नहायत बारीक तब्दीलियां ला सकती हैं, और अगर हम ये तब्दीलियां किसी तरीके से डिटेक्ट कर लें, ये तब्दीली न्यूक्लियस की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आर्जी ताश ऑसिलेशन पैदा कर सकती है। यानी घड़ी की सुई में वो नाजुक आर्ताश आएगा जिसे मौजूद घड़ियां महसूस नहीं कर सकती। एटॉमिक क्लॉक वो चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन न्यूक्लियर क्लॉक उस चेंज को देख सकता है। मगर थोरियम 229 पर मबनी न्यूक्लियर क्लॉक इस अरताश को पकड़ सकता है। प्रोफेसर क्लाड पेरेज ने और उनकी टीम के मुताबिक ये तरीका इतना हसास है कि ये कशिश शकल से 100 मिलियन 10 करोड़ गुना कमज़ोर कुव्वतों को भी नाप सकता है। डॉक्टर वुल्फ्राम का कहना है कि हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं देखनी, बल्कि पूरे स्पेक्ट्रम में हरकत को मॉनिटर करना है कि पूरे स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस आ रही हैं। अगर हम कामयाब हो गए, हमसे मुराद साइंसदान इंसानियत कामयाब हो गई, तो पहला मौका होगा जब हम डार्क मैटर के असरात को बराह रास्त देख सकेंगे। एक इतना बड़ा राज जो कई दहाइयों से चलता आ रहा है, हम उसके बारे में खोज लगा सकेंगे। इस घड़ी की इफादियत सिर्फ डार्क मैटर तक महदूद नहीं। अगर ये तैयार हो गई तो ज़मीन और खला में नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और उसके साथ बहुत सी तिब्बी जगहों पर भी ये इस्तेमाल होगी। इसके अलावा फिज़िक्स में, तबीयात में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और तहकीक में बहुत काम आएगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो एटॉमिक क्लॉक है वो ऑलरेडी जीपीएस की बुनियादी रीढ़ की हड्डी है, तो न्यूक्लियर क्लॉक उससे भी आगे जीपीएस को ले जाएगा। मगर न्यूक्लियर क्लॉक इनसे 1 लाख गुना ज्यादा दुरुस्त नेविगेशन रेजोनेंस हमें देगा। मगर न्यूक्लियर क्लॉक इनसे 1 लाख गुना ज्यादा दुरुस्त हो सकता है, और यही दुरुस्तगी हमें कायनात के छुपी हुई परतों को बेनकाब करने के काबिल बना सकती है। आखिर में ये सवाल मेरे जहन में गूंजता है कि क्या ये घड़ी डार्क मैटर के राज खोलने में कामयाब होगी? क्या ये हमें बता सकेगी कि कायनात का वो 27% हिस्सा जो आज हमें नज़र नहीं आता असल में है क्या? शायद जल्द ही हमें जवाब मिल जाएगा, और जब वो लम्हा आएगा तो हमारी कायनात की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।